चलिए फ्रेंड, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम है, उसमें पर्यावरण 10 नंबर का आने वाला है। तो उसी के लिए मैं जो है पर्यावरण का आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके HELT के लिए, क्योंकि इसमें जो है 10 नंबर का पर्यावरण है। और मैं जितना आपको करा रहा हूँ मैं पर्यावरण इतना सफिशिएंट है, आप देख लेना। इसी में से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण का। ठीक, तो हाँ, थोड़ा सा इसको, पर्यावरण पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण जो है इन्विरोन शब्द से बना है। ठीक है, एनवायरमेंट अपन बोलते हैं ना, तो इन्विरोन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, पर्यावरण पर्यावरण जो है परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। परिधन आवरण, ठीक है। परिधन आवरण कहने का मतलब अब जानते हैं कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, जैसे अपन जहां भी रहते हैं और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पर्यावरण। ठीक है, मतलब एक जीव रहता है। ठीक, जैसे अपन जीव है ना, सजीव है, और आसपास हमारे जो क्षेत्र है जिसके अनुरूप हम है ना, वो हम रह रहे हैं, जो क्षेत्र के अनुरूप हम रह रहे हैं वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण जो है बेसिकली जैव और अजैव घटकों का एक समावेश होता है। अजैव घटक कहने का मतलब एक भौतिक परिवेश होता है, जैसे हमारा घर हो गया, हमारा गांव हो गया, हमारा शहर हो गया, हमारा देश हो गया। ठीक है, तो एक भौतिक परिवेश होता है जहाँ के अकॉर्डिंग है ना, जो वातावरण होता है। ठीक है, जहाँ की जलवायु वगैरह कब जानते हैं, तो एक भौतिक परिवेश होता है। और एक जीव जंतु है ना, जैसे मनुष्य हो गया, साथ ही जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु जितने भी है, तो वो उसके आसपास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण जो है कैसी अवधारणा है, तो एक गति का अवधारणा याद रखेंगे। पर्यावरण कैसी अवधारणा है, तो एक गति का अवधारणा है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको पूछा जाता है पर्यावरण कैसी अवधारणा है, तो पर्यावरण जो है एक गति का अवधारणा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। तो पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इस शब्द को लाने वाले कौन है, तो अर्नेस्ट हेकल, याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजी शब्द या इकोलॉजी सिस्टम के बारे में किसने बताया है, या इस शब्द का उपयोग किसने किया है, तो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया है 1869 में। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि यह एक विज्ञान है, जो पारिस्थितिकी है वो क्या है, एक विज्ञान है। और ये ओइकोस और लोगोस शब्द से मिलकर बना हुआ है। ओइकोस का मतलब होता है निवास और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब किसी के निवास का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक की अगर बात करें तो यूजीन ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में पारिस्थितिक शब्द या पारिस्थितिकी जनक किसको कहा जाता है, रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत भी याद रखेंगे रामदेव मिश्रा जी। और आधुनिक पारिस्थितिकी जनक पूरे विश्व की बात करें तो जो है यूजीन ओडम, ठीक है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। अगर आप बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, पारितंत्र के बारे में, तो इस शब्द को लाने वाले हैं एजी टांसले। ठीक है, देखो पारितंत्र बात करते हैं, तंत्र आ रहा है, पारितंत्र, तो यहां से याद रखेंगे एजी टांसले 1935 में इन्होंने इस शब्द को लाया था। इन्होंने बताया था कि जैव प्लस अजैव प्लस विभिन्न अजैविक घटकों के बीच आपसी अंतर संबंध या अंतर संदर्भ, यह एक क्रियात्मक संबंध होता है। क्या होता है, यह क्रियात्मक संबंध। कहने का मतलब जो जीव है और जो भौतिक परिवेश होता है, जो अजैव है, और साथ ही इसके जो भी घटक है, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, तो अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ठीक है, अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। जैव प्लस अजैव घटकों का समावेश होता है पारितंत्र में। ठीक है, यह एक खुला तंत्र होता है। क्या होता है, खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र कहने का मतलब आप जानते होंगे, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, पदार्थों का समावेश हो सकता है, ये तब क्या कहलाता है, खुला तंत्र कहलाता है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का समावेश मतलब आदान प्रदान नहीं हो सकता, वो बंद तंत्र कहलाता है, जानते हैं है ना, क्लोज सिस्टम। यह छोटा या बड़ा हो सकता है। देखो याद रखेंगे, जो पारितंत्र है वो छोटा या बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह सदा एक दिशीय होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये है
कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो याद रखें हमेशा एक दिशी होगा। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, हमेशा एक दिशा में ही होगा। ठीक है। अगर हम बात करें पर्यावरण, तो पर्यावरण जो है एक होमोस्टेटिक मैकेनिज्म है, मतलब स्वतः नियंत्रक क्रिया है। कहने का मतलब है कि जैसे अपन पर्यावरण, जैसे अपन कोई जीव है, हम किसी जगह निवास कर रहे हैं, तो हम अपने आप तो कब तक एडजस्ट करेंगे प्रकृति के अनुरूप, जब तक हमको लगेगा हमारा शरीर जैसा है, हमारा शरीर जितना झेल सकता है उतना जो है हम क्या करेंगे, एडजस्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे ठंड का दिन आता है, ठीक है, तो हम कितना ठंड सह सकते हैं उस हिसाब से हमारी व्यवस्था करते हैं। जब ज्यादा ठंड हो जाता है तो हमको आग जलाना पड़ जाता है, मतलब हम फिर भी प्रकृति है ना, जो पर्यावरण है उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो उसी को कहा गया है कि जब पर्यावरण कैसा होना चाहिए, स्वतः नियंत्रक होता है, ये बात है। ठीक है, कब तक होता है, सेल्फ एडजस्टमेंट तक, मतलब जब तक हमारा जो समय है, मैक्सिमम जो लिमिट है वहां तक हम जब एडजस्ट कर पाते हैं, तब हम पर्यावरण में क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, इसको होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं, स्वतः नियंत्रक क्रिया कहा जाता है। मानव पर्यावरण संबंध, मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है देखते हैं। तो यहाँ कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है नियतिवाद या निश्चयवादी संबंध। ठीक है, इसको पूछा जाता है कि नियतिवादी का या निश्चयवादी का संबंध किसके साथ है, या इसके जनक कौन है, इसके समर्थक कौन कौन है। तो याद रखेंगे निश्चय, निश्चयवादी के जो समर्थक है वो है रेटजेल और सेम्पुल। ठीक है, सेम्पुल को घोर नियतिवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोर नियतिवादी कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जो प्रकृति है वही श्रेष्ठ है और मानव जो है द्वितीयक है, या मानव जो है कम है। ठीक है, कम उत्तर है। कहने का मतलब है कि प्रकृति के सामने मानव का कोई भी जो है अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार की बातें इन्होंने कही है। ठीक है, तो सिंपल, तो जो भी करेगा प्रकृति करेगा, मानव कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को किसने कहा है, सेम्पुल ने कहा है। घोर नियतिवादी में आते हैं सेम्पुल, याद रखेंगे। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो निश्चित, निश्चयवादी मतलब निश्चित है, निश्चित रेट होता है किसी चीज का, है ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं शैम्पू का एक निश्चित रेट है भाई। ठीक है, शैम्पू का क्या है, एक निश्चित रेट है। ठीक है, तो निश्चित से याद रखेंगे निश्चयवादी, और रेट से याद रखेंगे रेटजेल, और शैम्पू से याद रखेंगे शैम्पुल। ठीक है, तो इसको घोर नियतिवादी कहा जाता है। सैंपल जो है मानव प्रकृति की धूल की भी मात्र है। ठीक है, मतलब सैंपल ने एक बात कही है कि जो मानव है प्रकृति की जो धूल है उस धूल के भी धूल के मात्र है, याद रखेंगे। मतलब प्रकृति में जितना भी धूल है या जो धूल हम कहते हैं उस धूल के भी धूल मात्र है कौन, मानव। ऐसा किसने कहा है, सैंपल ने। मतलब ये घोर नियतिवादी थे, मतलब प्रकृति को एकदम श्रेष्ठ बताए हैं और मानव को तुच्छ बताए हैं उसके सामने। ठीक है, उसके बाद हम अपन बात करते हैं संभववाद के बारे में। तो संभववाद जो है विडाल डी लास है ना, विडाल डी जो ब्लास है उसके द्वारा संभववाद के बारे में बताया गया है। मानव को सक्रिय अभिकर्ता बताया गया है। ठीक है, जो मानव है वो यहाँ मानव को जो है महत्व दिया गया है, मानव जो है सक्रिय अभिकर्ता है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बारे में बताया गया, मतलब इन्होंने कहा कि जो मानव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। इस बात को संभववाद कहते हैं। और संभववाद के जो समर्थक है वो है विडाल डी, कौन है, विडाल डी ब्लास। ठीक है, संभववाद। तो मानव जो है प्राथमिक बताया गया है और प्रकृति को यहाँ क्या बताया गया है, द्वितीयक बताया गया है। मतलब यहाँ मानव को महत्व दिया गया है, प्रकृति को कम महत्व दिया गया है, याद रखेंगे। इसी से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, याद रखेंगे। इसी से क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। अब देखो दोनों में मतभेद आएगा। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, यहीं से जो है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया, मानव को श्रेष्ठ बताया गया। मानव जब चेंज करेंगे और प्रकृति में जब चेंज होगा, पर्यावरण में जो चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रदूषण होगा ही होगा। ठीक है, मतलब पर्यावरण अब एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से प्रदूषण बढ़ेगा। यही बात कही गई है। इसीलिए पूछा जाता है पर्यावरण प्रदूषण किसके, जो इसके समर्थक किसके जो बोल सकते हैं, एक प्रकार से जो डेफिनेशन देते हैं, है ना, जो संबंध बताते हैं, है ना, उसके अनुसार जो है, किसके अनुसार जो है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। तो याद रखेंगे संभववाद के अनुसार अगर हम देखें तो संभववाद से ही पर्यावरण प्रदूषण चालू होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मानव एवं प्रकृति के बीच संतुलन का प्रयास किया गया है। नव नियतिवाद जो है या नव निश्चयवाद जो है, इसके समर्थक कौन थे, ग्रिफिथ टेलर।
ठीक है। इसके समर्थक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा इसको बताया गया है। और इसमें जो है एक अब जब पहले निश्चयवाद जब पढ़े तो उसमें प्रकृति को महत्व दिया गया था, संभववाद में मानव को महत्व दिया गया, लेकिन यहाँ जो नव निश्चयवाद है वहां प्रकृति और मानव के बीच जो है संतुलन बनाने का एक प्रयास किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। और हम बात करें तो नव नियतिवाद जो है स्टॉप एंड गो को निर्धारणवाद कहा है। किसको? स्टॉप एंड गो को निर्धारणवाद कहा है। रुको और जाओ, रुको और जाओ कहने का मतलब क्या है कि पहले रुको, देखो, समझो, जानो, उसके बाद प्रयोग करो। मतलब मानव को एक सचेत करता है कि प्रकृति में क्या परिवर्तन करना है, उसके बारे में थोड़ा रुक कर सोचो और सोचने के बाद जो है आप किसी कार्य को करो। चेक एंड बैलेंस कहा गया। इसी को क्या कहा जाता है? चेक एंड बैलेंस कहा गया है कि प्रकृति में या पर्यावरण में रहने के लिए क्या कुछ है। जैसे अभी हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, तो धड़ाधड़ पेड़ की कटाई हुआ है ना, और साथ ही गैसों का, एसी का जो उपयोग है वो प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, अब हमको ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कहा गया इसमें कि कोई भी कदम उठाने से पहले रुको और रुकने के बाद अच्छे से विचार करो और विचार करने के बाद प्रकृति के साथ जो है वो कार्य करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव और प्रकृति विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक है। इसमें यह बताने की कोशिश किया गया है कि भाई मानव जो है प्रकृति का विरोधी नहीं है, ना प्रकृति जो है मानव का विरोधी है। दोनों, कोई किसी का विरोधी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर विरोधी रहते तो हम प्रकृति के बारे में नहीं सोचते, या प्रकृति विरोधी रहती तो जो बाढ़ वगैरह जो आता है सब तबाह हो जाता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लिमिटेशन में रहे तो अच्छा है। तो मानव और प्रकृति जो है एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते, एक दूसरे के पूरक है। मतलब एक जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड करते है, दूसरा जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मानव जो है प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहेगा, प्रकृति जो है मानव के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बातें कही गई है। मानव की तुलना जो है ट्रैफिक कंट्रोलर से की गई है। किससे की गई है? ट्रैफिक कंट्रोलर से की गई है, याद रखेंगे। तो नव निश्चयवाद में मानव की तुलना किससे की गई है, क्वेश्चन बनता है, तो ट्रैफिक कंट्रोलर से की गई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और नव नियतिवाद में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है मानव और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। उसके बाद बात करते हैं पारिस्थितिकी संगठन का स्तर, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बढ़ते स्तर के से है ना, बढ़ते स्तर के साथ जो पारितंत्र स्थिर एवं जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। मतलब जो बढ़ते हुए स्तर के साथ, ठीक है, क्या होता है, जो पारितंत्र होता है वो स्थिर होता है और जैव विविधता क्या होता है? बढ़ता है। जैसे अगर हम बात करें तो जीव क्या होता है? सबसे छोटा होता है जीव, या इसी को व्यष्टि बोलते हैं। ये क्या होता है? सबसे छोटा होता है। उसके बाद समष्टि कहने का मतलब जनसंख्या, जीवों की जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो समुदाय बनेगा, समुदाय बनेगा तो पारितंत्र का विकास होगा, है ना। भूदृश्य बढ़ेगा, जीवोम बढ़ेगा, फिर जयमंडल जो है सबसे बड़ा। तो इसमें पूछा जाता है पारिस्थितिकी संगठन के स्तर में सबसे बड़ा कौन होता है और सबसे छोटा कौन होता है? तो जीव सबसे छोटा होता है और जयमंडल क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है और ये जल मंडल है। तीनों का जब समावेश होता है ना तो एक बनता है जयमंडल। किसका किसका समावेश से? वायुमंडल के, जल मंडल के और स्थल मंडल के। तीनों के समावेश से क्या बनता है? जयमंडल बनता है। यही जीवन के विकास होती है और मतलब यहाँ संभावना सर्वाधिक होती, कहने का मतलब यही जीवन का विकास हो सकता है, न केवल वायुमंडल में, न केवल स्थल मंडल में, न केवल जल मंडल में। तीनों के समावेश से ही जीवन का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। अब हम बात करते हैं जीव विविधता। सागर की 200 मीटर की गहराई से 6000 मीटर की ऊंचाई तक क्या होती है? जैव विविधता होती है ना। इस बात को याद रखें, 200 मीटर की गहराई से लेके 6000 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक। अब हम बात करते हैं समष्टि जनसंख्या, जो जनसंख्या उसके बारे में। इसका फार्मूला होता है NT = N0 B + I - D - E। क्या क्या होता है? तो N0 का मतलब होता है प्रारंभिक जनसंख्या, NT का मतलब होता है निश्चित समय अंतराल, B मतलब जन्म को बताएगा, बर्थ को, I मतलब जो है प्रवास को बताएगा, छोड़ के जो चले जाते हैं कई लोग, है ना, कई जगह से प्रवास कर देते तो अप्रवास को बताएगा, किसी का आना नहीं, है ना। D किसको बताएगा? डेथ, मृत्यु को बताएगा। E मतलब उत्प्रवास, ठीक है, उत्प्रवास को बताता है। तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समष्टि जनसंख्या का फार्मूला हो सकता है दे दिया जाए आपको, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण और निकेत के बारे में।
ठीक है, पर्यावरण निकेत के बारे में बात करते हैं। तो इसको बात करते हैं पर्यावास और निकेत। पर्यावास और निकेत की बात करते हैं तो पर्यावास क्या होता है, विभिन्न जीवों का निवास। विभिन्न जीवों का निवास क्या कहलाता है, पर्यावास कहलाता है। और निकेत क्या होता है, तो पारिस्थितिक कर्मता है ना, जो कर्म करते हैं रहकर उसको बोलते हैं निकेत। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्यावास। पर्यावरण का सिंपल सा अर्थ है कि रहना, जीव है ना, जीवों का निवास स्थान। और निकेत का मतलब है कर्म। ठीक है, आप उसके प्रति कैसे जहां रह सकते हैं वहां कैसे कर्म कर रहे हैं उस बात को निकेत कहा जाता है। पर्यावास क्या होता है, तो स्थलीय, अलवनीय है ना। अगर पर्यावास जो विभिन्न जीवों का जो निवास स्थान है कैसे कैसे हो सकता है, स्थलीय हो सकता है, अलवनीय जल हो सकता है, ज्वारनदमुख जल हो सकता है, सागरी जल हो सकता है। ठीक है, स्थल में हम बात करें तो वन हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, खास भूमि में जो रहते हैं। अलवनीय जल की नदी, झील, तालाब। ठीक है, ज्वारनदमुख नदी का मीठा जल, जल सागर का है ना, जल किसका, सागर का और मीठा जल। ठीक है, लवणीय जल ये सब। ठीक, और सागरी जल की बात करें तो समुद्री जल सबसे विशाल परितंत्र है, सबसे स्थिर परितंत्र, याद रखेंगे। तो सबसे विशाल परितंत्र कौन है, ऐसा अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो याद रखेंगे सागर जो जल होता है, सागरी जल होता है सबसे विशाल परितंत्र होता है और स्थिर परितंत्र होता है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, देखो नदी का पानी लगातार चलते रहता है, इसमें लगातार बदलाव होते रहता है। ठीक है, झील कभी सूख जाता है ना, या झील का पानी कम ज्यादा होते रहता है तो इसमें भी बदलाव होता है। लेकिन जो समुद्र है ना, जो सागर का जल होता है वो स्थिर रहता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बात करते हैं निकेत। निकेत का मतलब होता है इनविजिबल का पर्सनल स्पेस। कहने का मतलब एक एक का जो रहने का स्थान है वो क्या कहलाता है, निकेत कहलाता है। ठीक है, मतलब कर्म है जिस जगह में रहते हैं है ना, जो कर्म करते हैं। ठीक है, पर्सनल होता है, उसको क्या बोलते हैं, निकेत कहते हैं। यह अपने आप में विशेष और अद्वितीय है। ठीक है, किन्हीं भी दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं हो सकता, याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन्हीं भी दो प्रजातियों का जो निकेत है कभी भी समान नहीं हो सकता। उसके बाद बात करते हैं अनुकूलन, एडॉप्शन। ठीक है, किसी भौतिक परिवेश से संतुलन स्थापित करना। किसी भौतिक परिवेश से क्या करना, संतुलन स्थापित करना क्या कहता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, जल में पौधे। ठीक है, जल में क्या होते हैं, पौधे होते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। अधिक लवणता में पौधे, मतलब जो नमक वाला जो पानी है उसमें जो पौधे उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स बोलते हैं। मरुस्थल में जो होता है उसको जीरोफाइट्स बोलते हैं। अत्यधिक शीत में जो होता है उसको क्राइटोफाइट बोलते हैं, जैसे टुंड्रा। ठीक है, उच्च तापमान पे जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं हेलियोफाइट। क्या बोलते हैं, हेलियो। हेलियो मतलब ऊंचा। ठीक है, अत्यधिक शीत मतलब क्रायोफाइट। मरुस्थल को बोलते हैं जीरोफाइट। और जो लवण, जो नमक वाले जल में जो पौधे होते हैं उसको बोलते हैं हेलोफाइट। और जल में, जो सामान्य जल में जो पौधे होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स, याद रखेंगे। ठीक है, इसको पूछा भी जा सकता है सही जोड़ी मिलाओ में। उसके बाद हम बात करते हैं पक्षियों में चोंच की बनावट, मछली में गिल्स का बनावट अनुकूलन का उदाहरण है। इसका उदाहरण है अनुकूलन का। जैसे जो पक्षियां होते हैं उसमें जो चोंच होती है, ठीक है, किसी भी चीज को खाने के लिए बनाया गया प्रॉपर तरीके से, है ना, तो उसकी बनावट जो है किसका है, अनुकूलन का उदाहरण। ये सब अनुकूलन का उदाहरण पूछा जाता है। पक्षियों की चोंच का बनावट, मछलियों में गिल्स का बनावट किसका उदाहरण है, तो अनुकूलन का उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं जैव अंतर संबंध। ठीक है, जैव अंतर संबंध में क्या क्या बात करेंगे, सहोपकारिता, सहभोजिता, परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, परजीवता और उदासीनता। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें जो है परोपकारिता क्या होता है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन कहने का मतलब है कि एक के कारण दोनों को फायदा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, उसको बोलते हैं सपरोपकारिता। सहभोजिता में क्या होता है, इसमें देखो किसी एक को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन दूसरे को फायदा होता है। ये क्या कहा जाता है, ये भी पॉजिटिव रिलेशन। देखो क्योंकि किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसी का फायदा हो रहा है तो भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन बताता है। ठीक है, सहोपकारिता में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है तो ये क्या बताता है, पॉजिटिव रिलेशन बताता है। लेकिन परभक्षण में क्या होता है, एक जीव जो है नष्ट होगा और एक जो है उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, जैसे कीट वगैरह, ऐसा कोई कीट जिसको खाने के बाद उसका जन्म नहीं हुआ, है ना, मतलब पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, और लेकिन दूसरा चीज जो उसको खा रहा है वो बढ़ते ही गया, तो ये क्या होगा, परभक्षण। ठीक है, तो इसमें एक जो है खत्म हो जा रहा है, एक जो है बढ़ रहा है, तो इसमें निगेटिव सेंस को दर्शा रहा है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे को
का जो ह्रास होना वो क्या कहलाता है, प्रतिस्पर्धा दोनों का जो है निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ना। और परजीविता कहने का मतलब यहाँ भी जो है एक के द्वारा दूसरे को खत्म किया जा रहा है, ये भी क्या है, निगेटिव को दर्शाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म हो रहा है, ये पूरी तरह से बढ़ रहा है। अगर ये जीरो रहता तो पॉजिटिव को दर्शाता है, ठीक है। उदासीनता मतलब कुछ नहीं होना, ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें एक पूरी तरह से खत्म हो रहा है मतलब हमेशा वो पर्यावरण के लिए खतरा रहेगा, याद रखेंगे, क्योंकि एक जीव बढ़ रहा है, एक जीव जो है कम हो रहा है, तो हमेशा पर्यावरण के लिए क्या रहेगा, खतरा रहेगा। तो इसमें रिलेशन पूछा जाता है जैव अंतर संबंध में कि किसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, किसमें निगेटिव रिलेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अनुक्रमण। अनुक्रमण कहने का मतलब है अगली पीढ़ी द्वारा पिछली पीढ़ी का प्रतिस्थापन, इसको बोला जाता है अनुक्रमण। अनुक्रमण में क्या होता है, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी के द्वारा क्या करना, प्रतिस्थापन करना, क्या कहलाता है ये अनुक्रमण। ये लगातार चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, आप जानते हैं, ठीक है। आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आपके आप, इस तरह से जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमण बोलते हैं। तो प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, एक नई भूमि से विकास, है ना। इसको मतलब एकदम कहीं भी कुछ भी नहीं है, नव निर्मित होगा, ठीक है, पहले से कोई भी जीव जंतु नहीं है वहां, उसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण, ठीक है। कोई भी जीव, जैसे अगर हम बात करें तो कोई जगह पहली बार बने, जैसे ये हमारा जो विश्व है ना, तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो बना उस समय कुछ नहीं था, तो इसको बोलेंगे अनुक्रमण। जब एकदम नव निर्मित होता, कुछ नहीं रहता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण कहने का मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पूरा नष्ट हुआ, फिर उसी जगह में फिर पुनः विकास हुआ, ठीक है, वो आज भी उसके जो खोज करते हैं तो उसके जो अवशेष वो मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक बार खत्म होने के बाद पूरा नवा से जो विकास होता है, जो पुनर्विकास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। एकदम फ्रेश जो पहले से कभी मौजूद नहीं था वो प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। जो एक बार मौजूद हो चुका है, पूरा नष्ट हो चुका, फिर से अब विकास हुआ, वो क्या कहलाता है, द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। एक का नष्ट होने के बाद पुनः विकास, ठीक है, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि आने के बाद जो विकास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्विकास, ठीक है। अब हम बात करें ओडम के अनुसार जैविक अनुक्रमण का क्रम, ठीक है। इसमें आता है नग्नीकरण, आता है, दूसरा आता है प्रवास, तीसरा है स्थापना, चौथा है प्रतिक्रिया और पांचवा है स्थिरीकरण। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। जैविक अनुक्रम का कौन कौन सा है, एक होता है नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर स्थापना, फिर प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ये 5 चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ओडम के अनुसार जैविक अनुक्रम का अनुक्रमण का क्रम क्या है करके पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये 5 नाम, नग्नीकरण, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं कीस्टोन प्रजातियां, ठीक है। कीस्टोन प्रजातियों के बारे में किसने बताया था, तो रॉबर्ट की पेन ने 1969 में इसके बारे में बताया। ऐसी प्रजातियां जो अपने परितंत्र में संतुलन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, है ना। मतलब कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो परितंत्र के संतुलन में क्या होता है, महत्वपूर्ण होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कीस्टोन प्रजातियां। मतलब उसके बिना जो है पूरा परितंत्र बिगड़ सकता है, वो क्या कहलाता है, कीस्टोन प्रजातियां। अधिकतर कीस्टोन प्रजातियां जो होती है कैसे होती है, मांसाहारी होती है, ठीक है। क्योंकि मान लो कीड़े मकोड़े या बहुत सारे जीव जंतु ऐसा हो गया जो लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको खाने वाला नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं उसको खाएंगे तो उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो संतुलन बनाने के लिए सबका होना आवश्यक है, ठीक है। तो हम जानते हैं तो अधिकतर जो कीस्टोन होती है वो कैसी, जो प्रजातियां वो कैसी होती है, मांसाहारी। इसमें अधिकतर की बात की है ना, पूरा नहीं बोला गया, पूरा कीस्टोन जो है मांसाहारी होता है ऐसा नहीं कहा गया है। कथन और कारण में यही फंसाएगा आपको। अगर ये क्वेश्चन आता है कीस्टोन प्रजातियों के बारे में तो याद रखना कथन और कारण ऐसी जगह फंसाया जाता है आपको। अधिकतर कीस्टोन प्रजातियां मांसाहारी होती है, या केवल शब्द दे देगा, केवल कीस्टोन जो है शाकाहारी होती है, या मांसाहारी केवल कीस्टोन हो सकती है। तो इस प्रकार का जो तथ्य है यही फंसाया जा सकता है आपको। तो याद रखेंगे अधिकतर जो कीस्टोन है वो मांसाहारी होती है। इसमें केवल शब्द यूज नहीं किया गया है कि जो कीस्टोन है केवल मांसाहारी होता है, ऐसा नहीं कहा गया है। केवल शब्द याद रखेंगे, केवल नहीं बोला गया है, नहीं केवल शाकाहारी बोला गया है। इसमें अधिकतर मांसाहारी की बात कही गई है, ठीक है। शाकाहारी भी हो सकता है कीस्टोन, लेकिन एज कंपेयर हम बात करें मांसाहारी से, उसकी संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पारितंत्र के घटक, ठीक है। पारितंत्र के घटक के बारे में बात करते हैं तो पारितंत्र के जैविक घटक के बारे में बात करते हैं तो पहला होता है उत्पाद, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है विघटक, ठीक है।
अगर विघटक कहने का मतलब जो डीकम्पोजर होता है ना, जो पूरी तरह से किसी चीज को नष्ट करने वाला होता है उसको बोलते हैं विघटक। तो उत्पाद क्या होता है? स्वपोषी उत्पाद, जैसे प्लांट्स वगैरह। उपभोक्ता जो इसको खाने वाले होते हैं उसको उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। और वो होता है सूक्ष्म जीव जो इसको भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, पूरा डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता हम जानते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसा रहेगा? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक को खाएगा, ठीक है, प्लांट वगैरह को, ठीक है। तो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों हो सकता है। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होगा? जो मांस भक्षी होता है, शीर्ष उपभोक्ता, मतलब दोनों को खाने वाला, वो क्या कहलाएगा? वो मांस भक्षी होता है, जनरली मांस खाता है। याद रखेंगे जनरली क्या खाता है? मांस को, क्योंकि ये जो है प्लांट को खाएगा और इसको ये खाएगा, तो ये क्या कहलाता है? मांस भक्षी कहलाते हैं। शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता। याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है। वैसे भी आप 6वीं 7वीं 8वीं में जो पर्यावरण पढ़े हैं उसमें ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अब हम बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्लांट में निहित होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एकदम शुरुआत का ये बिंदु यही होता है प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता बीच वाला होता है, जो इसको क्या करता है? खाता है, ठीक है, कंज्यूमर में निहित होता है। उसके बाद उपभोक्ता की अगर बात करें, प्राथमिक द्वितीय तो हम जान गए, और तृतीय उपभोक्ता जो मांसाहारी होता है आप जानते हैं, एकदम मांस भक्षी, ठीक है। अब उपभोक्ता क्या होगा, ठीक है, या उपभोक्ता दर क्या होगा? इसमें दर नहीं लिखा है, याद रखेंगे। दर, उपभोक्ता दर क्या होगा? तो कुल प्राथमिक उपभोक्ता माइनस शोषण दर, ये होगा उपभोक्ता दर, याद रखेंगे। अब या इसको शुद्ध उपभोक्ता भी बोल सकते हैं या उपभोक्ता दर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे आप बताएंगे? तो कुल प्राथमिक उपभोक्ता माइनस शोषण दर, जो शोषण दर है उसको अपन माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? उपभोक्ता, शुद्ध उपभोक्ता मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसा होगा? एक दिशी होगा, सदा एक दिशा में होगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य है, हम जानते हैं, ठीक है। लैंडमान का नियम जानते हैं, कई बार पढ़े होंगे, 10% का नियम है ना, इसको पूछा जाता है ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम, ठीक है। तो एक पोषण स्तर का दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 10% क्या होती है? स्थानांतरित होती है। मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में अगर हम बात कर गए जाते हैं तो 10% ही केवल क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसी को लैंडमान या लिंडमान का नियम कहते हैं, या 10% का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो खाद्य श्रृंखला दो प्रकार का होता है, एक चारण श्रृंखला होता है, दूसरा होता है अपरद श्रृंखला। चारण जो श्रृंखला होता है पौधे से प्रारंभ होता है, और जो अपरद श्रृंखला होता है वो सड़े गड़े से प्रारंभ होता है, ठीक है। मतलब ये एकदम पौधे से चालू होगा, पौधे से पौधा है, पौधा को टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सर्प और सर्प से बाज। मतलब पौधे को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को कौन खा जाएगा? सर्प को बाज खाएगा। ये सीधी श्रृंखला होती है। कैसी श्रृंखला होती है? एक सीधी श्रृंखला होती है। इसमें सड़े गड़े से प्रारंभ होगा, तो कचरा होगा, कचरा में कीट आएगा, कीट से उसको मकड़ी, मकड़ी से छिपकली, तो इस प्रकार से जो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपरद श्रृंखला बोलते हैं। मतलब ये सड़े गड़े से प्रारंभ होता है और पौधे, ये डायरेक्ट जो है पौधे से प्रारंभ होता है। अब हम बात करें पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में, तो इसकी अवधारणा किसने दी थी? जो पिरामिड है उसकी अवधारणा तो चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में पिरामिड की अवधारणा दी गई, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं पिरामिड बनते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में जो है पिरामिड की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। अब पारिस्थितिकी पिरामिड की अगर बात करें तो एक होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जैव पिरामिड और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसे बनेगा? सदैव सीधा बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा पिरामिड कैसे बनता है, तो ऊर्जा पिरामिड जो है सदैव सीधा बनता है, ठीक है। सबसे देखो शुरू में क्या ऊपर में कम ऊर्जा रहेगा, उसके बाद यहाँ ऊर्जा ह्रास और इसको सबसे ज्यादा ऊर्जा, याद रखेंगे, ठीक है। तो हमेशा ही सीधा बनेगा। जैव पिरामिड की अगर बात करें तो चारण श्रृंखला में सीधा बनता है और जलीय परितंत्र में उल्टा पिरामिड। तो पूछा जाएगा आपको कि जो जैव पिरामिड होता है चारण श्रृंखला में कैसा होता है? तो सीधा होता है, और जलीय परितंत्र में कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो संख्या पिरामिड और जैव पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं चारण में सीधा बना है, जलीय में उल्टा, तो उल्टा सीधा दोनों बन सकता है, ठीक है। चारण श्रृंखला में हमेशा सीधा बनेगा और पेड़ के पारितंत्र में उल्टा बनता है। जैसे पेड़ के पारितंत्र की बात करें या जलीय पारितंत्र की बात करें, इसमें उल्टा बनेगा। और चारण से जब चालू होगा, है ना, पौधे से जब पेड़ नहीं, यहाँ देखो यहाँ पेड़ की बात करते हैं तो उल्टा, लेकिन पौधे से बात करें तो सीधा, ठीक है। दोनों में अंतर है भाई, याद रखेंगे, पेड़ और पौधे, है ना, ठीक।
तो याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पेड़ कहने का मतलब वृक्ष की शाखा से ऐसे बढ़ते 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 से ऐसा वाला बात हो रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे चारण श्रृंखला और पेड़ श्रृंखला, क्योंकि इसको आप 6वीं 7वीं 8वीं में बहुत बार पढ़ चुके हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में, तो उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस इतना याद रखना क्योंकि मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। अब एग्जाम संडे को है, ठीक है, आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसको मैं स्वयं पढ़ा हूँ, उसके बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और मुझे एक चीज समझ आएगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है और है ना। तो पर्यावरण का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। संख्या पिरामिड में, है ना, जो संख्या में ये वाला में अगर बात करें चारण श्रृंखला में पिरामिड कैसे बनता है तो सीधा याद रखेंगे, चारण में हमेशा सीधा बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। जल और पेड़ की पारितंत्र में बात करें तो उल्टा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे बनता है तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, बस इतना ही बात याद रखेंगे। और अवधारणा किसने दी थी तो चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में दिया गया, बस इतना ही बात आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब उसके बाद बात करते हैं पारिस्थितिकी दक्षता के बारे में। इसमें ऊर्जा का ह्रास कम हो और अधिक दक्ष होगा, ठीक है। इसमें क्या कहा जाएगा, जो पारिस्थितिकी जो दक्षता होता है इसका मतलब क्या है, जिसमें ऊर्जा का जो हानि है कम से कम हो और कार्य करने में जो अधिक जो है एफिशिएंसी हो, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा हो और एनर्जी कम हो। हमेशा कोई भी चीज हो वही बात करता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको एफिशिएंसी मिले और ऊर्जा भी क्या लगे, कम लगे, ये हर कोई चाहता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी दक्षता का मतलब भी वही होता है कि जिसमें ऊर्जा का ह्रास कम हो और वो एफिशिएंसी ज्यादा हो, एफिशिएंस ज्यादा हो, ठीक है। ऊर्जा श्रृंखला में प्रदूषकों का संचय की अगर हम बात करें तो जैव संचयन होता है, बायो एक्यूमुलेशन होता है, किसी पोषण स्तर के प्रदूषक का प्रवेश और उसी में जमाव, ठीक है। जैव आवर्धन का मतलब होता है, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि पोषण स्तर के प्रदूषकों का प्रवेश, मतलब जो प्रदूषक है, ठीक है, जो पोषण स्तर के जो प्रदूषक है उसी के साथ जो आता है उसको हम बोलते हैं जैव संचयन, संचित हो रहा है। और इसमें केंद्र में एक जगह इकट्ठा होना, इसका मतलब क्या है कि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रदूषक जो प्रदूषक है उसका केंद्र में इकट्ठा होना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। इसमें केवल जमाव की बात कही जा रही है, जमाव की बात करी जा रही है, ये केंद्र में इकट्ठा होने की बात करिए, दोनों को याद रखना, ठीक है, ठीक। तो आवर्धन का मतलब केंद्र में इकट्ठा होना, संचयन का मतलब जमाव, बस इस बात को ध्यान रखेंगे पोषण स्तर के, ठीक है। तो दोनों चीज, दोनों टर्म को याद रखेंगे, संचयन का मतलब होता है जमाव और आवर्धन का मतलब केंद्र में वृद्धि। अब हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ठीक है दोस्तों, के बारे में हम बात करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास, ठीक है, पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास होना क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जब पर्यावरण में जो है किसी प्रकार की जो है कमी होती जाती है, ठीक है, तो जो मानक है उसके अनुरूप जब नहीं रहता तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण में अवांछित तत्वों का प्रवेश, ठीक है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, ये सब क्या कहलाता है, अवांछित तत्व, ठीक है। मतलब जो ऐसा कोई पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता हो, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, पर्यावरण जो है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि आपने बहुत सारा आप जो है 6वीं 7वीं 8वीं भी लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण का प्रदूषण जो है बहुत इजी होता है, बस इसमें से हमको कुछ फैक्ट को याद रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अब आप व्यापम का पेपर दे रहे हैं, वहां डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला है वायु प्रदूषण, क्या है, वायु प्रदूषण है। दूसरा है जल प्रदूषण है, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है मृदा प्रदूषण, और पांचवा है रेडियोधर्मी, छठवा है ई कचरा, ई वेस्ट, और सातवां है ठोस अपशिष्ट, ठीक है। सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है, रेडियोधर्मी, ई कचरा और ठोस अपशिष्ट। चलिए तो हम बात करें वायु प्रदूषण के बारे में, तो सबसे पहले इसमें मेन रोल होता है CO2 का, ठीक है, इसका मेन रोल होता है CO2 का, जिसके कारण आप जानते हैं ओजोन डिप्लेशन का कारण आप जान सकते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए ये जो है जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसे ब्लैंकेट इफेक्ट भी कहते हैं। ब्लैंकेट इफेक्ट कहने का मतलब धरातल में जाने वाली पार्थिव विकिरण को वायुमंडल में रोकती है, ठीक है। ये जो है क्या करती है, ब्लैंकेट इफेक्ट की अगर बात करें तो जो धरातल से जो जाने वाली, देखो इसमें एक चीज समझना, मान लो ऊपर में ओजोन परत बना हुआ है, ठीक है, ओजोन परत बना हुआ है,
वहां से जो विकिरण आएगी सूर्य की उसको ओजोन जो है वो रोक के रखेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब यहाँ से विकिरण जनरेट होता है धरती से, ठीक है, धरती से जब विकिरण जनरेट होता है तो इस ब्लैंकेट इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये जो किरण है यही रह जाता है, ठीक है, यही जो होता है परावर्तित होता है, ठीक है, क्या होता है परावर्तित ये होते रहते इसे टकराकर, और ये नुकसानदायक होता है, ठीक है। यहाँ जो ओजोन बनेगा, यहाँ जो ओजोन का जो परत रहेगा, ठीक है, यहाँ जो ओजोन बनेगा, ठीक है, ये नुकसानदायक रहेगा, ठीक है। O3 यहाँ भी O3 बनता है, ये नुकसानदायक होगा। लेकिन ऊपर से जब आता है विकिरण उसको ये वाला जो ओजोन रोक के रखता है ये फायदेमंद होता है, ये वाला ओजोन जो है फायदेमंद, क्यों, क्योंकि ये विकिरण को रोक के रखता है। लेकिन यहाँ जो नीचे में जो ओजोन बनेगा, लेयर बनेगा, या ये जो ओजोन है, ठीक है, यहाँ जो के विकिरण को ये रोक के यहीं फिर ट्रांसफर कर देगा, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन के दोहन से, ठीक है, CO2 और कहां से निकलता है, तो जो ईंधन है उसके दोहन से निकलता है। पौधों के लिए आवश्यक अंग, ठीक है, क्या है, CO2 है, जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट की बात होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ईंधन के अपूर्ण दोहन से ये होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे होता है, ईंधन की जो अपूर्ण दोहन है ना उससे जो है क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक। इसने 50% ऑटोमोबाइल से ये जनरेट होता है, सिगरेट के धुएं से जनरेट होता है, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन को ये बाधित कर देता है, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड चले जाए शरीर में तो ये रक्त के जो परिवहन है उसको क्या करेगा, बाधित करेगा, ठीक है, जिससे इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बायोलॉजी आप पढ़ रहे होंगे अभी, आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या बनाता है, जहर का काम करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं CFC के बारे में। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो क्या करता है, ओजोन का क्षरण करता है, ठीक है। जितना भी रेफ्रिजरेटर है ना, जितना भी AC है वहां से क्या निकलता है, CFC निकलता है, ठीक है, और जो हमारे ओजोन के लिए क्या है घातक सिद्ध होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं SO2 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये मेनली जो है रीजन बनता है एसिड रेन का, ठीक है, किसका रीजन बनता है, ये एसिड रेन का। इसी के कारण क्या होता है, एसिड रेन होता है। तो अब पूछा जाता है कि एसिड रेन में प्रमुख तत्व कौन सा है, तो आप बताएंगे मतलब किसके कारण एसिड रेन होता है, तो SO2 के कारण, ये जिम्मेदार होता है एसिड रेन के लिए, ठीक है। इसका उत्सर्जन कहाँ होता है, तो जो दलदली क्षेत्र है वहां इसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में जो दलदली क्षेत्र बनता है ना, जहाँ मीथेन गैस वगैरह का उत्सर्जन होता है, ठीक है, जब गंगा की नदी जब बहा के लाती है, ठीक है, तो उत्तर मैदान में जो है दलदली क्षेत्र जनरेट होता है, ठीक है। तो वहां क्या होगा, मीथेन गैस बनेगा, SO2 गैस बनता है, ठीक है। ये जो होता है एसिड रेन का कारण होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो ये लाल भूरे रंग के धुएं के रूप में दिखता है हमको, ठीक है। CH4 मीथेन जो है ये भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसके बाद लेड की बात करें तो तंत्रिका तंत्र एवं गुर्दे है ना, गुर्दे मतलब किडनी, ठीक है, किडनी वह मस्तिष्क को जो है ये प्रभावित करता है, ठीक है। आपका जो न्यूरॉन्स हो गया, आपका किडनी हो गया, आपका ब्रेन हो गया, सबको जो है लेड प्रभावित करता है, ठीक है। अब जानते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसमें लेड की मात्रा रहती है, ठीक है। ये सब जो है वायु प्रदूषण के लिए कारण है, ठीक है। और साथ ही जो पार्टिकुलेट जो मैटर होता है, जो कणकीय जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, जिससे ना क्या होता है, ब्रोंटिस होता है, अस्थमा दमा जैसे बीमारी होते हैं, ठीक है। और ये अपूर्ण दहन के मतलब जो ईंधन के दहन के कारण ये होता है, ठीक है। जब अच्छे से दहन नहीं हो पाता तो वहां छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, इस कारण से जो होता है ये जो बीमारी है वो होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषण। द्वितीयक वायु प्रदूषण कहने का मतलब है रासायनिक धूम कोहरा, रासायनिक धूम कोहरा। तो फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्या होता है, जब ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, और पैन मतलब पर ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट जब मिलता है, तीनों जब मिलते हैं, तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो फोग है और जो स्मोक है, दोनों का जो मिलने से क्या होता है, ये धूम कोहरा का निर्माण होता है, ठीक है। इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है, O3NO2 पैन, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो जिम्मेदार होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसमें ये जिम्मेदार होता है, ये वाला लाइन आपको एकदम याद रखना है, धूम कोहरा फार्मूला आपको
उसके बाद बात करते हैं O3 ओजोन। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 प्रदूषकों के उत्सर्जन के को माप कर, ठीक है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या करता है, 8 जो प्रदूषक है उसको मापा जाता है, ठीक है, जैसे PM 2.5, PM10, ओजोन, CO, NO2, SO2, PB, NH3 उत्सर्जन, ये सबके उत्सर्जन को क्या मापा जाता है, किसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स में। इसमें कितने रंगों का प्रयोग होता है ये पूछा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो 6 रंगों का प्रयोग किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 रंगों का प्रयोग किया जाता है। हरा रंग जो है किसको बताता है, अच्छाई को बताएगा, और जो महरून या कत्था रंग होता है वो किसको बताता है, जो हजार्डस होता है, जो नुकसानदायक होता है उसको ये शो करता है, ठीक है, भारी नुकसानदायक, ऐसा भी नहीं एकदम लिमिटेड मात्रा में, एकदम मैक्सिमम लिमिट को ये बताता है। ग्रीन, ठीक है, मिनिमम है एकदम, अगर ग्रीन अंडर ग्रीन आता है कोई भी, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जब इसका कलर जैसे जैसे चेंज होता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे ये जो है रेड से और ज्यादा रेड, उसके बाद ये महरून कलर जो बदलता है तो ये हजार्डस हो जाता है। अब यूरो मानक की बात करें तो NO2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड को घटाने के लिए वाहनों पर लागू किया गया है यूरो मानक, ठीक है, 1992 से इसको लागू किया गया था पहली बार यूरो मानक को। यूरो मानक को भारत में 2002 और 2001 में लागू किया गया, जिसको भारत स्टेज 1 के नाम से जाना जाता है। अभी हमारे यहाँ कौन सा लागू है, तो भारत स्टेज 6 लागू, BS6 इंजन आप जानते हैं, ये लागू है 2020 से, इसको अनिवार्य किया गया। इसके पहले BS4 आया था, BS5 नहीं आया, याद रखेंगे, कभी भी भारत में BS5 लागू नहीं हुआ है, BS4 के बाद डायरेक्ट BS6 लागू हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सफर क्या होता है, एक मोबाइल ऐप होता है जो वायु की गुणवत्ता बताता है। सफर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है, तो सफर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण के बारे में बात करें, वाटर पोल्यूशन के बारे में, तो वाटर पोल्यूशन का प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें समुद्री जल प्रदूषण है, सतही जल प्रदूषण है, भूमिगत जल प्रदूषण है, तापीय जल प्रदूषण है। सतही जल प्रदूषण में तेल का अधिप्लावन, आप जानते हैं कि क्या होता है, जो समुद्री क्षेत्र होता है वहां तेल निकाला जाता है, तो तेल फैल जाता है, तेल जब फैल जाता है समुद्र में तो वहां के जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीजन वगैरह, साथ ही जो विकास है जो पौधे का है, जो एल्गी वगैरह है उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसके लिए खतरा हो जाता है। तो जैव अधिप्लावन, जिसे आयल जेपर एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो नुकसानदायक होता है, ठीक है, इसका विकास मतलब ये एक्चुअली रहे तो फायदेमंद रहेगा समुद्र में, लेकिन जब अधिप्लावन हो जाता तो आयल जेपर नाम का बैक्टीरिया नहीं बन पाता वहां, ठीक है, जो फिर किसके लिए, फिर जो जितने भी जीव जंतु होते हैं समुद्र के अंदर उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। उसके बाद बात करें कचरा निस्तारण के लिए, अति मत्स्यन से, है ना, जब अधिक मछली निकाला जाए तब, अधिक पर्यटन होगा तब, आप जानते हैं जब पर्यटन कोई भी स्थल जब बनता है, ठीक है, तो वहां कचरा अधिक देखने को मिलता है ना, क्योंकि सब लोग जाते हैं, घूमते हैं, खा पी को वहीं फेंक देते हैं सब चीज को, तो ये होता है, अति पर्यटन से भी नुकसान होता है, ठीक है। जल गुणवत्ता की मापन कैसे होता है, तो BOD से, BOD मतलब बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायो ऑक्सीजन डिमांड से जल की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। जो BOD होता है वो क्या होता है, आपका BOD जो है व्युत्क्रमानुपात होता है किसका, डिजॉल्व ऑक्सीजन का, ठीक है, किसका, डिजॉल्व ऑक्सीजन का, मतलब जल में घुले हुए ऑक्सीजन जैसे जैसे क्या होगा, कम होगा, ठीक है, जैसे जैसे कम क्या होगा तो BOD अच्छा होगा, ठीक है, तो जस्ट एक दूसरे का देखो व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा तो प्रदूषण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन तो प्रदूषण क्या होगा, कम होगा, जस्ट अपोजिट रहेगा, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में, तो इसको पूछा जाता है, ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा रहा है मैं एकदम आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो कम से कम उस पॉइंट को तो आप याद रखेंगे, ठीक है, ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे पर्यावरण में, तो ये सब चीज को याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन फंसा सकता है आपको, देखो यहाँ से, ठीक है, आपको ऐसा भी दे देगा इसको BOD, ठीक है, इसको समानुपात करके DO दे देगा, तो चार ऑप्शन फार्मूला भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो ध्वनि प्रदूषण जो है शोर शब्द, इससे शोर शब्द लैटिन भाषा के
नौसिया से बना है। किससे बना है? नौसिया से बना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। जो शोर शब्द है लैटिन भाषा के नौसिया से लिया गया है, ठीक है। ऐसी अवस्था, नौसिया क्या होता है? ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य को उल्टी करने की आवश्यकता महसूस हो। मतलब शोर शब्द जो है नौसिया से बना हुआ, और नौसिया का अर्थ क्या होता है? जिसमें मनुष्य को एकदम उल्टी उल्टी जैसा लगता है ना, वो अवस्था होता है नौसिया, ठीक है। तो शोर को कैसे मापा जाता है? तो डीबी से मापा जाता है, डेसिबल से मापा जाता है, ठीक है। किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है, ठीक है। ग्रीन मफलर आप जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के लिए यूज किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए पूछा जाता है ग्रीन मफलर का यूज किस प्रदूषण में किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण, याद रखना। ग्रीन प्रदूषण, ग्रीन मफलर का मतलब वायु प्रदूषण मत समझना भाई, ठीक है। ऐसा लगता है ग्रीन मफलर, मफलर है लगा देंगे तो वायु में जो कण है वो आके छन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे समझते हैं इसको। तो ग्रीन जो मफलर है, याद रखेंगे, मफलर ऐसा समझ सकते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जी को याद रखो, ऐसा मफलर पहने रहते हैं, बांधे रहते हैं, तो कान में हवा मत जाए, मतलब अब यहाँ से ये समझना ध्वनि मत जाए, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। मानव द्वारा किया गया प्रदूषण, ठीक है, आर्टिफिशियल रूप से, ठीक है, ये क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन कहलाता है, याद रखेंगे। मानव द्वारा किया गया प्रदूषण आर्टिफिशियल रूप से क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में। रेडियोधर्मी जो पोल्यूशन है तो उसके बारे में तो आप जानते हैं फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा जापान में हुआ था, है ना। फुकुशिमा दाइची जो परमाणु आपदा है कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है। परमाणु पतन, वायुमंडलीय परमाणु के विस्फोट के बाद, ठीक है। चेरनोबिल दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में हुआ है, ठीक है। ये सब परमाणु से रिलेटेड दुर्घटना है, ठीक है, जहां परमाणु विस्फोट हुआ था, ठीक है। अब याद रखेंगे तो चेरनोबिल दुर्घटना, इसको पूछा जा सकता है। चेरनोबिल है ना, चेरनोबिल दुर्घटना कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में हुआ था, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो जानते हैं भोपाल का ट्रेजेडी, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण ये हुआ था, ठीक है। यूनियन कार्बाइड प्लांट में ये हुआ था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984, और चेरनोबिल दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो वाल्टर जी रोजन किसने दिया था ये शब्द? तो वाल्टर जी रोजन के द्वारा पहली बार जैव विविधता शब्द लाया गया था, ठीक है। और बायोलॉजिकल शब्द किसके द्वारा लाया गया था? तो रेमंड एफ दासमैन के द्वारा, याद रखें। तो बायोलॉजिकल शब्द किसके द्वारा लाया गया था? रेमंड एफ दासमैन के द्वारा। और बायोडाइवर्सिटी जो है पहली बार किसके द्वारा बताया गया था जैव विविधता के बारे में या जैव विविधता शब्द के बारे में? तो वाल्टर डी रोजन, वाल्टर जी रोजन आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। और साथ ही बायोलॉजिकल शब्द को लाने वाले व्यक्ति जो है दासमैन, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोलॉजिकल दासमैन और बायोडाइवर्सिटी रोजन। अब हम बात करते हैं आधुनिक जैव विविधता का जनक, ठीक है। आधुनिक जैव विविधता का जनक, मॉडर्न जो बायोडाइवर्सिटी है उसका फादर किसको कहा जाता है? E.O. विल्सन को। किसको कहा जाता है? E.O. विल्सन, E.O. विल्सन। ये तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख के ले लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्टली चांस आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी शब्द की उत्पत्ति या बायोडाइवर्सिटी शब्द को लाने वाले कौन है? रोजन है। बायोलॉजिकल शब्द को लाने वाले कौन है? दासमैन है। आधुनिक जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? तो E.O. विल्सन को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता की बात करते हैं प्रकार के बारे में। तो आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, पारितांत्रिक जैव विविधता, ठीक है। 3 प्रकार की जैव विविधता है, आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, पारितांत्रिक जैव विविधता। तो आनुवांशिक जैव विविधता की अगर हम बात करें तो पारितंत्र में विपरीत प्रभावों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। जो आनुवांशिक जैव विविधता है वो क्या करता है? जो परितंत्र होता है उसमें जो विपरीत प्रभाव होता है उसमें लड़ने की क्षमता विकसित करता है। प्रजाति जैव विविधता कहने का मतलब भिन्न भिन्न विविधता, और पारितंत्रिक जैव विविधता जानते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार का ये होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे जैव विविधता के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है, आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और पारितंत्रिक जैव विविधता। बस इन तीनों बातों को याद रखेंगे, बस, है ना, ये प्रकार को याद रखेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं इसको ना जो बनाया हूँ, है ना, जो लिखा हूँ मैं, ये मेरे खुद हैंड राइटिंग में इसको लिख के आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास पीपीटी बनाने को उतना समय नहीं था क्योंकि पेपर आ चुका है। तो मैं सोचा कि जो मैं आपके लिए पर्यावरण, क्योंकि मैं हर चीज का नोट्स बनाता हूँ। मेरा आदत है कि मैं जब भी पढ़ाई करूँ तो मैं हर चीज का आपको नोट्स बनाता हूँ। आपको छत्तीसगढ़ का जब पढ़ाऊंगा मैं, है ना, आगे, तो आप देखेंगे कि मैं जो है पूरा जितना भी छत्तीसगढ़ का इतिहास है तो उसको
पूरा कंपाइल कर दिया हूँ 2 से 3 पेज में मैं। तो सेम चीज मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट को जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसको लिखता हूँ, पहले लिखने के बाद मैं पढ़ाता हूँ, ताकि मुझे खुद कॉन्फिडेंस रहे कि मैं क्या पढ़ा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे कहीं से भी नहीं पढ़ा देते, कहीं जैसे कुछ यूट्यूबर आते हैं डायरेक्ट आपको पढ़ा देते हैं, मैं वो काम नहीं करता। मेरा आदत है कि मैं स्वयं उसको अच्छे से पढ़ूं, पहले पढ़ने के बाद मेरे को लगता है कि हाँ मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको पढ़ाने में सक्षम हूँ, मैं समझा सकता हूँ, तभी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जैव विविधता के प्रकार है, अभी पर्यावरण को ध्यान रखते हुए मैं बहुत इसको खोज के, क्योंकि अभी क्या है 10 दिन में आप कितना पढ़ेंगे, 10-12 दिन अब समय, अब तो एग्जाम 4-5 दिन का समय बचा है। तो मेरे को समझ आया कि जो 19 पेज का मेरा जो पर्यावरण है ये बहुत कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। तो 19 पेज अगर आप एक दिन में पढ़ पाते हैं, है ना, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दिन में आप पढ़ लीजिए इसको, 1 से 2 बार देख लीजिए वीडियो को, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, यहीं से 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, ठीक है। बाकी का गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा आपका 19 पेज का एक पीडीएफ से, ठीक है। तो आनुवंशिक देखो, जैव विविधता के प्रकार को याद रखना है। 3 प्रकार का जैव विविधता होता है, आनुवंशिक जैव विविधता होता है, प्रजाति जैव विविधता होता है और पारितंत्रिक जैव विविधता होता है, ठीक है। जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है? तो जैव विविधता का मापन 1972 में वीटर द्वारा चालू किया गया था। किसके द्वारा चालू किया गया था? तो वीटर के द्वारा चालू गया था। इसको बोलते हैं अल्फा जैव विविधता, एक होता है बीटा जैव विविधता और एक होता है गामा जैव विविधता, याद रखिएगा। तो जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है? 3 प्रकार से, अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। इसमें अल्फा जैव विविधता में क्या होता है? अल्फा से याद रखेंगे एक परितंत्र के अंदर अध्ययन, ठीक है, अल्फा से याद रखेंगे एक परितंत्र के अंदर। बीटा में याद रखें, बीटा देखो एक और 2 है ना, बीटा से 2 परितंत्र के मध्य जो है इसको अध्ययन किया जाता है। मतलब एक कंपेयर है, समझिए एक प्रकार इसको कंपेयर मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, कंपेयर करके एक दूसरे से। और गामा जैव विविधता में समस्त परितंत्र का अध्ययन किया जाता है, पूरा जितना भी परितंत्र है उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उतना, है ना। इसमें एक का अध्ययन किया जाता है, मतलब एकदम सूक्ष्म अध्ययन होता है, एकदम बारीकी से अध्ययन किया जाता है इसमें, क्योंकि एक ही का अध्ययन करना है और एक का अध्ययन करना है, तो एकदम जो है सूक्ष्म विधि इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? माइक्रो स्टडीज बोल सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना माइक्रो, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब इसमें याद रखेंगे 3 प्रकार से मापन किया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र अवधारणा कब आया था जैव विविधता हॉटस्पॉट का? तो 1988 में आया था। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है हमारे इंडिया में, तो याद रखेंगे अवधारणा क्या है? 1988 में आया था। किसने दिया था इस अवधारणा को? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र को नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है 1988 में ये बात बोली गई थी, अवधारणा दी गई थी। तो 4 प्रमुख क्षेत्र है भारत में, जैव विविधता क्षेत्र है। कौन कौन सा है इसको याद रखना पड़ेगा आपको। एक तो आप पश्चिमी घाट आप जानते हैं, एक हिमालय क्षेत्र आप जानते हैं, ठीक है। देखो ये हिमालय क्षेत्र है जिसमें पूर्वी हिमालय जो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, तो पूर्वी हिमालय, और यही याद रखेंगे पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी हिमालय। देखो पूर्वोत्तर राज्य की तरफ जो हिमालय है वो पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, 2 पूर्वोत्तर का हो गया। एक पश्चिमी घाट आप जानते हैं, जब भारत का अगर नक्शा बनाएंगे ऐसे, तो ये जो होता है पश्चिमी घाट होता है, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, और ये है सुडालैंड अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ आप जानते हैं बहुत सारा द्वीप समूह ऐसा बना हुआ है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, और एक पूर्वोत्तर राज्य इधर का जो राज्य बना हुआ है, ठीक है, ऐसे भारत का नक्शा बनाएंगे, ठीक है। तो ये इधर का जो क्षेत्र है, ठीक है, इधर का जो क्षेत्र है, ठीक, ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पूर्वोत्तर राज्य पूर्वी हिमालय है ना। तो ये जो 4 क्षेत्र है याद रखेंगे, चारों क्षेत्र का नाम याद रखेंगे। एक इंडो बर्मन क्षेत्र कहलाता है, दूसरा हिमालय क्षेत्र कहलाता है, तीसरा पश्चिमी घाट क्षेत्र कहलाता है, और चौथा सुडालैंड अंडमान निकोबार कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूकलिप्टस के। इसके बारे में बात करते हैं यूकलिप्टस के। तो भारत में पारिस्थितिक तंत्र की शत्रु, ठीक है, भारत में पारिस्थितिक तंत्र की शत्रु भौम जल स्तर को कम कर देता है, याद रखना, जो भूमि के जल स्तर है उसको कम कर देता है यूकलिप्टस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जिसको मैं स्टार लगाया हूं दोस्तों, मान के चलो बहुत चांस है इसका फंसने का, बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो यूकलिप्टस भारत में पारिस्थितिक तंत्र की शत्रु कहा जाता है यूकलिप्टस को। तो याद रखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की शत्रु कौन कहलाता है? यूकलिप्टस कहलाता है। ये भूमि जल के स्तर को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण के बारे में। इसके बारे में जैव विविधता संरक्षण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू।
इन सिटू कहने का मतलब स्वस्थानिक और एक्स सिटू कहने का मतलब परिस्थानिक। ठीक है, ये क्या होता है? स्वस्थानिक प्राकृतिक आवास में रहकर संरक्षण। ठीक है, दो प्रकार से संरक्षण किया जाता है, जो जहां रहता है वहीं उसका संरक्षण किया जाता है। एक जो होता है उसको जहां रहता है वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाकर क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। वो क्या कहलाता है? आपका परिस्थानिक संरक्षण कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक आवास में से बाहर ले जाकर संरक्षण तीन तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम परिस्थानिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जैसे हम जानते हैं स्वस्थानिक के उदाहरण देखते हैं। जैसे जितने भी नेशनल पार्क हो गया वो स्वस्थानिक के उदाहरण है। ठीक है, बायोस्फीयर जो हो गया वो स्वस्थानिक के उदाहरण है। ठीक है, साथ ही आपका जो बायोस्फीयर हो गया, अभ्यारण्य हो गया, ये सब क्या है? स्वस्थानिक है, मतलब वहीं रहकर जो है संरक्षण दिया जाता है। और परिस्थानिक की अगर हम बात करें तो उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया, जंतु घर हो गया, जीन बैंक हो गया, ये सब क्या है? परिस्थानिक होता है। क्या होता है? परिस्थानिक। याद रखें तो दो प्रकार के जैव विविधता में संरक्षण दिया जाता है, एक स्वस्थानिक संरक्षण, दूसरा होता है परिस्थानिक संरक्षण, जो प्राकृतिक आवास में रहकर ही संरक्षण जिसका किया जाता है वो कहलाता है आपका स्वस्थानिक। और प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर संरक्षण किया जाता है कितने तरीके से, वो कहलाता है आपका परिस्थानिक। ठीक है, इसमें उदाहरण याद रखेंगे, चिड़ियाघर और उद्यान आपको पता होना चाहिए। ये सब में जीव जंतु को लाया जाता है बाहर से। उद्यान हो गया, चिड़ियाघर में आप देखे होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे भिलाई मैत्री गार्डन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। ठीक है, एक होता है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति आप जानते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो समुद्री वर्षा वन होता है। यहाँ क्या होता है? समुद्री वर्षा वन होता है, जैव विविधता के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, सूक्ष्म समुद्री जीव जो शैवालों के साथ सहजीवी संबंध में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव है ना, शैवाल क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रवाल भित्ति, ठीक है, यहाँ क्या होता है? समुद्री वर्षा वन होता है, जैव विविधता के प्रमुख स्रोत। ठीक है, और ये क्या होता है? सूक्ष्म समुद्री जीव जो शैवालों के साथ सहजीवी संबंध में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उसके बाद तीसरा है आर्द्र भूमि स्थल प्लस जल का संक्रमण क्षेत्र। आर्द्र भूमि क्या कहलाता है? जहाँ स्थल होता है और जल होता है, दोनों का जो क्षेत्र होता है संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, ये मान लो स्थल है और यहाँ जल है, तो ये जो क्षेत्र बनेगा ये क्या कहलाएगा? आर्द्र भूमि कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया ज्वार नद मुख। ठीक है, ज्वार एस्चुरी का आप जानते हैं, इधर जो पश्चिमी घाट की जितना भी नदियां है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। इधर जाने वाली नदियां किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, इधर जाने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। इस बात को आप अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति की अगर हम बात करें तो प्रवाल भित्ति तटीय क्षेत्र में। ठीक है, अवरोधक है सबसे विस्तृत प्रवाल भित्ति है ना, अवरोधक और वलयाकार एटॉल। ठीक है, इसमें बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ कहाँ प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, तो जैसे मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां हैं, लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति, अंडमान निकोबार क्षेत्र और कच्छ की खाड़ी, तो चार जो क्षेत्र है वो क्या है? भारत में प्रवाल भित्तीय क्षेत्र है। तो मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप कई बार पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप जो है प्रवाल भित्तियों से या प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप। ठीक है, और साथ ही आप याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी, ये चार जो क्षेत्र है वो प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, प्रवाल भित्तियों की उपयोगिता या महत्व की अगर हम बात करें तो खाद्य श्रृंखला निर्माण में इसका उपयोगिता है, औषधि निर्माण में इसका उपयोगिता है, पर्यटन में इसका उपयोगिता है, सर्वोच्च जैव विविधता क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? सर्वोच्च जैव विविधता क्षेत्र होता है। प्रवाल भित्ति की महत्व अगर याद रखेंगे। प्रवाल विरंजन नष्ट होने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पहला तो सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है बीमारी कोरल प्लेग है ना, एक बीमारी होता है कोरल प्लेग है ना, जो प्रवाल होता है ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का खोल होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। तो जो कोरल प्लेग होता है ये एक बीमारी होता है इसमें, जिसके कारण ये प्रवाल जो है नष्ट हो जाता है। प्रदूषण हो गया, अति मत्स्यायन होता है, अम्लीयता, ये सब के कारण जो है प्रवाल जो है नष्ट होता है। अब हम बात करते हैं आर्द्र भूमि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो है ना अब जो मैं कराऊंगा वो इसको इतना ऐसा याद रखना दोस्तों कि यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब फैक्ट वाला चीज आता है। डायरेक्ट आपको जो संगठन वगैरह जो बनता है ना वहां से क्वेश्चन की आप बात करेंगे। तो आर्द्र भूमि क्या होता है? वेटलैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो स्थल प्लस जल का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्द्र भूमि, जैसे पिछले अभी बता ही चुका हूं मैं आपको। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, रामसर जो कन्वेंशन है कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ईरान के रामसर में हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? तो अंतरराष्ट्रीय महत्व के झीलों का संरक्षण, जो झील है उसको बचा के रखना, उसको संरक्षित करके रखना, इसका एक उद्देश्य है। 1975 में ये लागू हुआ, 1971 में बैठक हुआ, 1975 में लागू हुआ। कहाँ हुआ? तो ईरान के रामसर में हुआ। ठीक है,
इसका उद्देश्य क्या था? तो झीलों का संरक्षण था। भारत में कब से लागू हुआ? तो 1982 में भारत जो इसमें हस्ताक्षर किया, ठीक है। और वर्तमान में भारत में 75+5, अभी जो 5 नई जोड़ी गई है, टोटल 80 रामसर साइट है, ठीक है। याद रखें कितना रामसर साइट है? टोटल 80 रामसर साइट है। अभी सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में है 16, ठीक है। कितना है? 16। तमिलनाडु में है 16, याद रखेंगे। 1 जनवरी 2024 से 5 नई जोड़ी गई, तो कौन कौन से 5 है? अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, है ना। अदनासनी मुहाना कर्नाटक, मगदीकेरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, और कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में। लांगउड 16 रिजर्व वन जो है कहा है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये पक्षी अभ्यारण्य वगैरह को पूछा जा सकता है। तो 3 जो है कर्नाटक है, 2 तमिलनाडु का है, टोटल 5 रामसर साइट जोड़ा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। सबसे बड़ा रामसर कहाँ है? तो सुंदरवन का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में। 4230 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है ना, इसका जो क्षेत्रफल है, याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा रामसर क्या है? सुंदरवन। रेणुका, दूसरा अगर बात करें, रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पुराना जो है कौन सा है? तो चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू रिकॉर्ड का संबंध किससे है? रामसर से पूछा जाता है। मॉन्टेग्यू रिकॉर्ड का संबंध किससे है? तो रामसर से है, याद रखेंगे, मॉन्टेग्यू रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, उसके बारे में हम बात रखते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया गया, कितना टोटल कितना राष्ट्रीय अभ्यारण्य है? तो 567 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है पूरे भारत में। राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो टोटल 106 है। सबसे कड़ा कानून राष्ट्रीय उद्यान में लागू होता है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य में तो आपको एक प्रकार से छूट भी रहता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में जो है सबसे ज्यादा कड़ा कानून लागू होता है तो राष्ट्रीय उद्यान में होता है, क्योंकि इसकी संख्या जो है बहुत कम होता है और यहाँ उसी जीव जंतु को रखा जाता है जिसको एकदम प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसको एकदम संरक्षण की जरूरत हो, ठीक है, जिसका आप बोल सकते हैं कि वंश जो है पूरा नष्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अगर वन भैंसे की बात करें तो उसको कहाँ रखा गया? सीता नदी अभ्यारण्य में रखा गया है, ठीक है, ठीक है। इंदिरा गांधी टाइगर जो आपका उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, वहां भी रखा गया, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वैसे पक्षियों को जो राष्ट्रीय महत्व के एकदम पक्षी, पशु पक्षी, उनको क्या है यहाँ संरक्षण दिया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो टोटल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो अचानक मार अमरकंटक, ठीक है, अचानक मार अमरकंटक, पूरा नाम याद रखेंगे, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसका नाम अचानक मार अमरकंटक, मतलब दोनों जगह को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को में शामिल है 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको यूनेस्को में कितने शामिल है? 12 शामिल है। कौन कौन से 12 है? एक है नीलगिरी, है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में शामिल किया गया इसको। ये कहाँ है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में शामिल किया वेस्ट बंगाल में। मन्नार की खाड़ी की बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 2004 में शामिल किया गया उत्तराखंड में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का है, 2009 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी आप जानते हैं एमपी में है, 2009 में शामिल किया गया, ठीक है। नोकरेक 2009 में शामिल किया, मेघालय में है, ठीक है। अचानक मार अमरकंटक एमपी सीजी के बॉर्डर में है, ये 2012 में शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार 2013 में शामिल किया गया। अगस्त मलाई केरल प्लस तमिलनाडु में 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा 2018 में शामिल किया, ये कहाँ है? सिक्किम में है। और पन्ना एमपी में, तो देखो पन्ना एमपी का 2 है, पन्ना और पंचमढ़ी, ठीक है, याद रखें। छत्तीसगढ़ का हमारा याद रखेंगे अचानक मार कब किया गया है? 2012 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे, लास्ट पे याद रखेंगे। तो ये सब अचानक मार आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। सुंदरवन वैसे भी जानते हैं, पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु वाला क्षेत्र आप जानते हैं। नंदा देवी आप जानते हैं उत्तराखंड ऊपर में ही है, ठीक है। चोटी पर्वत चोटी आप पढ़ी है, तो ये आपको याद आ जाएगा। नोकरेक है ना, नोकरेक मतलब मेघालय, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से IUCN, ये क्या करता है? रेड डाटा बुक जारी कर, ये इंपॉर्टेंट है। तो IUCN इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUCN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये क्या करते हैं? रेड डाटा बुक जो है जारी करता है। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 5 अक्टूबर 1948 से इसका स्थापना किया गया है। रेड डाटा बुक 1964 से
जारी करना प्रारंभ किया गया। रेड डाटा बुक कब से जारी करना प्रारंभ किया गया? 1964 से जो है जारी करना प्रारंभ किया गया। रेड डाटा बुक में शामिल है 9 श्रेणियां। कौन कौन से 9 श्रेणियां हैं अब याद रखेंगे? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखेंगे इस बात को। रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN है। कब से इसका स्थापना किया गया था? IUCN की स्थापना कब हुआ था? तो 5 अक्टूबर 1948। कब से जारी करना प्रारंभ हुआ है? तो 1964 से। ठीक है, किन श्रेणी में इसको जारी किया जाता है? तो 9 श्रेणी है। कौन कौन से 9 श्रेणी है? एक जो एकदम समाप्त हो गया उसके लिए रेड डाटा बुक है ना, उसको शामिल किया जाता है। जंगल से जो विलुप्त हो गया उसको शामिल किया जाता है। अति संकटग्रस्त जो जीव जंतु है उसको शामिल किया जाता है। और संकटग्रस्त को, सुभेद को, निकट संकट युक्त, मतलब जो अब जिसको संकट आने वाली है ना, आसपास जो संकट के क्षेत्र है कि इसका भी संरक्षण जरूरी है, वैसे पशु पक्षियों को शामिल किया जाता है। संकट युक्त को, डाटा डिफिशियंट को, है ना, जिसका डाटा की जानकारी नहीं है वैसे को। ठीक है, नॉट एवेल्यूटेड, जिसको कैलकुलेट, मतलब जिसके बारे में कुछ भी जानकारी ही नहीं इकट्ठा कर पाए, वैसे जीव जंतु को इसमें शामिल किया जाता है। 7 मेन श्रेणी है। ठीक है, 7 मेन श्रेणी है, पहले से लेकर 7वां तक, और 2 को बाद में इसको जोड़ा गया था। तो टोटल 9 श्रेणी के लिए जो है इसको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। इस 9 श्रेणी को याद रखेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं हाथी परियोजना के बारे में। ठीक है, हमारे यहाँ भी चल रहा है हाथी परियोजना, गजराज परियोजना, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो हाथी परियोजना के बारे में बात करते हैं। हाथियों की रक्षा के लिए 7 दिसंबर 1992 से इसको प्रारंभ किया गया है। झारखंड के सी भूमि से प्रारंभ हुआ था, केंद्र सरकार की ये योजना है। ठीक है, तो हाथी परियोजना याद रखेंगे। हाथियों की रक्षा करने के लिए 7 दिसंबर 1992 से इसको प्रारंभ किया गया है। झारखंड के सी भूमि से इसको प्रारंभ किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक परियोजना। तो माइक प्रोजेक्ट क्या होता है? हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। ये भी माइक किससे है? हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, साइट संस्था द्वारा 2003 से वैश्विक स्तर पर प्रारंभ किया, पूरे विश्व के स्तर पर इसको 2003 से साइट संस्था, कौन सी संस्था के द्वारा? तो याद रखेंगे माइक परियोजना साइट संस्था के द्वारा। ठीक है, अब साइट्स का पूरा नाम क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीग्रेट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, ये फुल फॉर्म है, आप देख लेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं तराई आर्क परियोजना। क्या होता है? तराई आर्क परियोजना। तो तराई आर्क परियोजना की अगर हम बात करते हैं, बाघ संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बाघ संरक्षण से संबंधित है। बाघ के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ये योजना जो है चलाई जा रही है। तराई आर्क परियोजना, बाघ के संरक्षण, याद रखेंगे। ठीक है, प्रारंभ कब से हुआ है? तो सन 2000 से प्रारंभ हुआ है। बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा विश्व अन्य निधि द्वारा, बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा विश्व अन्य वन्य विधि द्वारा इसको चालू किया गया है। बस इतना याद रखेंगे। तराई आर्क परियोजना किससे संबंधित है? तो बाघ संरक्षण से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे टाइगर परियोजना। टाइगर प्रोजेक्ट आप जानते हैं, प्रारंभ जो हुआ था 1 अप्रैल 1973 से प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या है? बाघों की संख्या में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो बाघों की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन 2010 के रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? विश्व का पहला बाघ संरक्षण या बाघ बचाओ सम्मेलन जो है 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, याद रखेंगे। ठीक है, वर्तमान में कितना टाइगर रिजर्व है? तो 55 टाइगर रिजर्व है। 55वां कौन सा है? तो महदेई वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र और गोवा है ना, महाराष्ट्र और गोवा के सम्मिलित एरिया आता है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉल्फिन संरक्षण, राष्ट्रीय जलीय जंतु में आता है, जैसे है ना गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, 2019 से इसको प्रारंभ किया गया। 15 अगस्त 2020 को इसको प्रारंभ किया गया। 2019 में प्रस्ताव लाया गया था, प्रारंभ जो हुआ था 15 अगस्त 2020 को हुआ था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आप जानते हैं डॉल्फिन है ना, जो गंगा डॉल्फिन है, तो उसको भारत में गंगा, चंबल, गंडक तथा ब्रह्मपुत्र नदी में ये जो गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना। कौन सा परियोजना? गिद्ध संरक्षण परियोजना IUCN द्वारा, है ना, जो रेड डाटा बुक है उसी के द्वारा जो है गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाया जा रहा है। 2000 में रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया गिद्ध संरक्षण परियोजना को। 2004 में भारत ने इसकी संरक्षण को मंजूरी दी। देखो 2000 में इसको शामिल किया गया था, 2004 से जो है भारत जो है इसके संरक्षण, गिद्ध के संरक्षण को मंजूरी दिया। विलुप्त होने के कारण है, आप जानते हैं डाइक्लोफेनिक दवा जो होता है इस सबके जो है क्या करते हैं, खेत वगैरह में अब डाल दिया जाता है, पशु पक्षी उसको खाते हैं, है ना। ठीक है, और जो जीव जंतु वो खाते हैं तो उसको खाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही अब उसको गिद्ध खाता है तो उसके भी मृत्यु हो रहा है। तो आप देखे होंगे अब जो गिद्ध है ना वो विलुप्त के कगार में है। ठीक है,
भारत में इस दवा को 2006 से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में स्थापित किया गया है। कहाँ? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा 2001 में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हिम तेंदुआ संरक्षण के बारे में, स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट के बारे में, हिम तेंदुआ संरक्षण के बारे में। तो 2009 में प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। भारत में 5 हिमालयी राज्यों, 5 हिमालयी राज्य, ठीक है, यहाँ आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, हिम तेंदुआ का कहाँ कौन कौन से राज्यों में है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लाल पांडा परियोजना अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जिसको जानते हैं, 1966 में इसका जो संरक्षण प्रारंभ किया गया। उसके बारे में बात करते हैं फिर अब कछुआ संरक्षण के बारे में। 2008 से प्रारंभ किया गया उड़ीसा के भीतरकनिका से, याद रखें इसको पूछा जाता है कछुआ संरक्षण। 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में, इसको अलग अलग एग्जाम में, तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कछुआ संरक्षण कहां से प्रारंभ किया गया? तो उड़ीसा के भीतरकनिका से इसको प्रारंभ किया गया है। प्रजनन स्थल है इसका गोहिरमुथा उड़ीसा, है ना, याद रखें गोहिरमुथा उड़ीसा जो है इसका प्रजनन स्थल है। घड़ियाल प्रजनन 1975 में घड़ियाल प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया उड़ीसा के टिकरापाड़ा में से। ठीक है, उड़ीसा से टिकरापाड़ा से इसको स्टार्ट किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं गैंडा परियोजना 1987 में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, प्रमुख स्थल है काजीरंगा, मानस, ठीक है, और जलदपारा वेस्ट बंगाल में है, काजीरंगा और मानस जो असम में है। तो गैंडा परियोजना याद रखेंगे 1987। कस्तूरी मृग परियोजना याद रखेंगे, कस्तूरी केवल किसमें होता है? नर मृग में पाया जाता है कस्तूरी। ठीक है, उत्तराखंड से इसको प्रारंभ किया गया है, 1972 से प्रारंभ किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं हंगुल परियोजना। तो हंगुल परियोजना जो है कश्मीरी स्टैग है। ठीक है, 1970 में कश्मीर सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था WWF की मदद से। 1909 में परियोजना का नाम बदलकर सेव कश्मीर रेड बियर हंगुल किया गया। निवास स्थान क्या है? तो डाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हंगुल परियोजना, ठीक है, ये बहुत महत्व है जम्मू कश्मीर के लिए, इसका बहुत महत्व है, इसीलिए इसका संरक्षण जो है कश्मीर सरकार करती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना की बात करें तो राजस्थान गुजरात में इसको प्रारंभ किया गया है, 2013 में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने इसका संरक्षण जो है प्रारंभ किया गया। ठीक, भारत सरकार के द्वारा इसका संरक्षण जो है प्रारंभ किया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना। अब हम बात करते हैं जय मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। तो एक जोन होता है कोर जोन कहते हैं, जो मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, जहां किसी को भी अनुमति नहीं होता जाने का। उसके बाद दूसरा होता है बफर एरिया, यहाँ थोड़ा बहुत पर्यटन होता है, रिसर्च वगैरह होता है बफर एरिया में। और एक होता है ट्रांजिशन एरिया, जहां से खुला छूट रहता है, कोई भी जाके वहां से जंगल से कोई भी सामान ले आता है। लेकिन जो कोर एरिया होता है यही राष्ट्रीय उद्यान वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 1992 में पृथ्वी सम्मेलन। अब यहाँ से सम्मेलन वगैरह स्टार्ट हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, लक्ष्य क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी सम्मेलन का लक्ष्य क्या था? तो जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग, जैव घटकों का सतत उपयोग। अब याद रखेंगे आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी। ठीक है, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग में प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी। ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरिया में, याद रखेंगे ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में इसका जो है आयोजन हुआ था, याद रखेंगे। तो पृथ्वी सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है, जैव विविधता का संरक्षण, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल, यह है कोलंबिया में जो है इसका आयोजन हुआ था। 29 जनवरी 2020 को इसको अपनाया गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल को। भारत ने 17 जनवरी 2003 को हस्ताक्षर किया और 11 सितंबर से जो है ये लागू हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या था कार्टाजेना प्रोटोकॉल का? तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न अनुवांशिकी रूपांतरित जीवों से जैव विविधता को होने वाले संभावित खतरों से सुरक्षा प्रदान करना। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी के आने से जो भी अनुवांशिक जो खतरा उत्पन्न होगा जैव विविधता में, उसकी संभावित खतरा को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद याद रखना नागोया प्रोटोकॉल जापान। नागोया प्रोटोकॉल कहाँ हुआ है? तो जापान में 2010 में अंतिम रूप से। ठीक है, एबीएस समझौता हुआ था, इसमें आर्ची टारगेट है। नागोया प्रोटोकॉल के दौरान आर्ची है ना, आर्ची जो है टारगेट किया गया है, 5 प्रमुख लक्ष्य बनाए गए थे।
जिसको आची टारगेट बोलते हैं, 5 प्रमुख लक्ष्य, 20 उप लक्ष्य है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आची टारगेट में कितने प्रमुख लक्ष्य है ये पूछा जाता है, तो 5 प्रमुख लक्ष्य, बस नाम नहीं पूछा जाता, केवल संख्या पूछा जाता है, 20 उप लक्ष्य है, ठीक है, क्योंकि नाम को क्रम से आप याद भी नहीं रख सकते। तो आची टारगेट में आप याद रखना 5 लक्ष्य है और नागोया प्रोटोकॉल के दौरान आची टारगेट बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप उसको तो एकदम रट लेना। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें तो औसत तापमान कितना होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना माना जाता है, इसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड जब बढ़ जाता है तापमान, तो इसको वैश्विक तापमान बोलते हैं, जिसमें ग्लेशियर को पिघलना आता है, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं वैश्विक शीतलहर, जिसमें हिम युग आता है, पूरा बर्फबारी, ठीक है। कारण क्या है इसका, अब जलवायु परिवर्तन का कारण है तो 2 प्रकार का कारण होता है भाई, एक प्राकृतिक जनित कारण होता है, दूसरा मानव जनित कारण होता है। प्राकृतिक जनित कारण जो है कम नुकसान करता है, लेकिन मानव जनित जो कारण है बहुत ज्यादा नुकसान करता है, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मानव जो है स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो प्राकृतिक जनित जो होता है भूखंडों में विस्थापन से, भूखंडों में विस्थापन से, प्रकृति के झुकाव में परिवर्तन से, जिसको बोलते हैं मिलेकोविच दोलन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिलेकोविच दोलन। तो मिलेकोविच दोलन क्या है, तो पृथ्वी के झुकाव में परिवर्तन, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार से, आप जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कितना अंगारे निकलती है, तो ज्वालामुखी उद्गार से सौर कलन की स्थिति में, ठीक है, तो ये प्राकृतिक जनक है। अब मानव जनित में जैसे ग्रीन हाउस का उत्सर्जन, आप जानते हैं निर्वनीकरण हो गया, तीव्र औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, स्थानांतरित कृषि हो गया, धान की खेती और पशुपालन, धान की खेती में CH4 निकलता है, पशुपालन में भी CH4 निकलता है, मीथेन, ठीक है। तो ये जो होता है मानव जनित और प्राकृतिक जनित है जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, याद रखेंगे 2 प्रकार से। अब जलवायु परिवर्तन तो ग्लेशियर का पिघलना है ना, जलवायु परिवर्तन में क्या होता है, ग्लेशियर का पिघलना, सागर जल का स्तर में वृद्धि होना, ग्लेशियर पिघलेगा भाई, जाहिर सी बात है, तो सागर जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। O3 का ओजोन का क्षरण और एसिड रेन, ओजोन का क्षरण और एसिड रेन। अगर हम बात करें O3 है ना, ओजोन का क्षरण कहने का मतलब सर्वप्रथम जोसेफ फारमैन ने पता लगाया, इसके बारे में किसने पता लगाया, तो जोसेफ फारमैन ने पता लगाया था, ठीक है। O3 के ओजोन का क्षरण के बारे में 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के क्षय को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। 1985 में जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर जो ओजोन का क्षय है उसको प्रदर्शित किया गया। ओजोन कहाँ होता है, तो समताप मंडल में होता है, याद रखेंगे। ऊंचाई जो है 18 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है। यूवी रे से हमारी यह सुरक्षा करती है। ओजोन का क्षरण का कारण क्या है, ओजोन डिप्लेशन, तो CFC सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है हेलोन्स होता है ना, हेलोन्स होता है, और NO2 होता है, और HFC होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये बस याद रखेंगे ओजोन के क्षरण का कारण में। उसके बाद हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखेंगे। स्थापना इसका कब से, तो 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल कनाडा के में है ना, जो कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहां इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या था, तो O3 के संरक्षण को रोकने के लिए O3 संगत तकनीकी विकास की बात कही गई थी, है ना। मतलब अब ओजोन डिप्लेशन को रोकना है, उसके लिए जो तकनीकी बनाना है उसका है ना आविष्कार करना है, इसके बारे में बात किया गया था। IPCC का गठन किया गया, इसी में IPCC का गठन किया गया था 1988 में, और पहली बार जो रिपोर्ट इसमें IPCC जो है पहली बार रिपोर्ट 1990 में सौंपा। अब हम बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन का प्रमुख कारण है H2SO4 और HNO3, ठीक है। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्री अगर हम बात करें तो नॉर्वे सबसे ज्यादा इसके प्रभावित है। नॉर्वे जो है अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित है, याद रखेंगे, ठीक है। अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग अगर हम बात करें तो अंगस स्मिथ ने इस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। किसने इस शब्द को प्रयोग किया है, तो अंगस स्मिथ ने इस शब्द को प्रयोग किया। नुकसान क्या क्या है, तो जैव विविधता का ह्रास होता है, त्वचा संबंधी बीमारी होती है, ठीक है, त्वचा संबंधी बीमारी, मृदा अम्लता इससे बढ़ जाती है, ठीक है, मृदा अम्लता बढ़ती है, फसल उत्पादन कम होता है, और जो मर्क्यूरी है जल में घुलकर विषाक्त हो जाता है, ठीक है, भवनों को नुकसान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अम्ल वर्षा से बहुत सारे नुकसान है, हमारे यहाँ ताजमहल भी जानते हैं पीला पड़ गया है, ठीक है। तो इसी कारण जो है उसके आसपास जितना भी इंडस्ट्री था, है ना,
जो ताजमहल उसके आसपास जो भी इंडस्ट्री था उसको सबको हटाया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही सब कोई भी इंडस्ट्री में जो है ये सब का जो है गैस उत्सर्जन होते रहता है, आप जानते हैं, इस कारण जो है सबको हटाया जाता है। तो वो H2SO4 जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, याद रखेंगे, एकदम एसिड है ये। अब हम बात करें जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय, कैसे कैसे कम किया जा सकता है, तो कार्बन सिंक मेथड याद रखेंगे, कार्बन अवशोषण, कार्बन सिंक तो कार्बन अवशोषण। तो कार्बन का अवशोषण कैसे कैसे होगा, दो प्रकार से अवशोषण होता है, वन द्वारा अवशोषण को बोलते हैं ग्रीन कार्बन अवशोषण, ग्रीन कार्बन सिंक बोलते हैं, और सागर द्वारा जो अवशोषण किया जाता है उसको ब्लू कार्बन सिंक कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ब्लू मतलब सागर और ग्रीन मतलब वन। कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स क्या होता है, ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने पर सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, उसको कार्बन टैक्स बोलते हैं। कार्बन क्रेडिट एक फायदेमंद योजना है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि एक कार्बन के लिमिट दर्ज किया गया है कि आप कितना कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं, उस लिमिट से अगर कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं तो आपको एक प्रोत्साहन प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसको कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, याद रखें क्या कहा जाता है, कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है, 2008 से इसको प्रारंभ किया गया, 8 कार्यक्रम है। कितना कार्यक्रम है, 8 कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को एकदम लाइन से आपको याद रखना है। तो भारत के राष्ट्रीय कार्य योजना कौन कौन से है, राष्ट्रीय सौर मिशन है ना, सोलर सिस्टम, सोलर जो एनर्जी है उसको बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सौर मिशन, वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, न्यू टेक्नोलॉजी द्वारा एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाना। ठीक है, सतत कृषि मिशन, ठीक है, जल मिशन, ठीक है, जल का संरक्षण वगैरह के लिए जो मिशन है, जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिक संवर्धन मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सतत पर्यावरण मिशन, और है आपका जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीति। ठीक है, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीति। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हम बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन का 1972। स्थान की अगर बात करें तो स्वीडन में। यूएनईपी का गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था, याद रखेंगे। यूएनईपी का गठन किया गया था इस सम्मेलन में, इसको भी याद रखेंगे। और स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था 5 जून को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था, तो स्टॉकहोम के सम्मेलन 1972 में जो स्वीडन में हुआ था, जहां यूएनईपी का गठन हुआ था, वहां लिया गया था। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ, तो नैरोबी केन्या में है। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1974 में, याद रखेंगे भाई, 5 जून 1974, 75 नहीं 74 ऐसे। ठीक है, याद रखेंगे 5 जून 1974। अब पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, अर्थ समिट जिसको बोलते हैं। सम्मेलन में 5 मुद्दे निर्धारित किए गए थे। पहले कौन कौन से 5 मुद्दे हैं, भूमंडलीय ताप में वृद्धि को रोकना, वन संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना, रियो घोषणा पत्र। तो पूछा जाता है रियो घोषणा पत्र इस सम्मेलन में हुआ है, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। एजेंडा क्या था, 21 सतत विकास, इसका एजेंडा याद रखेंगे, 21 सतत विकास। तो ये 5 मुद्दे हैं, एजेंडा 21 याद रखेंगे, इसी में है। ठीक है, रियो घोषणा पृथ्वी सम्मेलन है 1992 का। इस सम्मेलन में यूएनएफसीसीसी का गठन 50 देशों के समर्थन से किया गया है। ठीक है, कब किया गया है, 21 मार्च 1994 से ये प्रभावी हुआ है। यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत सीओपी की बैठक होती है। ठीक है, कॉप सम्मेलन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ये व्यापम का एकदम फेवरेट है। ठीक है, इसके अंतर्गत कॉप की बैठक होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पार्टियों की जो बैठक है तो उसको कॉप बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो आयोजन क्योटो जापान में इसका आयोजन हुआ है। जलवायु परिवर्तन यूएनएफसीसीसी का विस्तार करने के लिए 1997 में। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था, तो जो यूएनएफसीसीसी जो बनाया गया है उसी को विस्तार करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 11 दिसंबर 1997 को हस्ताक्षर किया गया, 16 फरवरी 2005 को इसको लागू किया गया। ठीक है, 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। अवधि क्या है, तो 2008 से लेकर 2012 तक, 2008 से लेकर 2012 तक ये जो है एक बाध्यकारी समझौता है। क्या कैसा समझौता है, बाध्यकारी, मतलब इसको मानना अनिवार्य है।
बाध्यकारी समझौता का मतलब है कि इससे आप पीछे नहीं हट सकते भाई, ठीक है। और एक लिमिट तक था, अवधि था 2008 से 2012 तक, उसके बाद ये लागू नहीं है। 2008 से 2012 तक आपको तो मानना ही पड़ेगा, सबके लिए लागू हुआ था, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्न गैसों की कटौती का प्रावधान किया गया था। एक है मीथेन गैस, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। और उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, पीएफसी, परफ्लोरोकार्बन, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। उसके बाद याद रखेंगे इसमें CDN, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास युक्ति के बारे में बात कही गई है। तो क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट होता है। इसका अवधि को याद रखेंगे 2008 से 2012 तक अवधि, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बाध्यकारी समझौता था, याद रखेंगे। अब हम उसके बाद बात करते हैं, जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 2002 में साउथ अफ्रीका में। गरीबी मिटाने के लिए एक विश्व एकजुट कोष की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। गरीबी मिटाने के लिए जोहान्सबर्ग में एक एकजुटता विश्व कोष की स्थापना की गई थी। उसके बाद याद रखें कानकुन सम्मेलन 2010 मैक्सिको में हुआ था, कानकुन में हुआ है, ठीक है। ये डरबन साउथ अफ्रीका का सम्मेलन है, मतलब वहां ये जारी रहा, ठीक है। एक्चुअल में ये प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो 2010 में कानकुन से ये प्रारंभ हुआ था, कानकुन में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। लेकिन जारी कहाँ रहा, ये डरबन में जारी रहा, ठीक है। कब से कब तक, 28 नवंबर 2010 से लेकर दिसंबर 2011 तक ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। इसमें कानकुन में क्या की गई थी, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। रियो 20 का सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो शहर में, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन्हें 17 SDG के नाम से जाना जाता है। 17 जो सतत विकास लक्ष्य है उसका प्रारंभ किया गया, उसका निर्धारण किया गया। तो रियो 20 याद रखेंगे कहाँ हुआ था, जून 2012 में रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ है। सतत विकास लक्ष्य जो 17 लक्ष्य है उसको निर्धारित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद याद रखेंगे पेरिस सम्मेलन 2015, ठीक है। वैश्विक तापमान को औद्योगिक युग की तुलना में 2 डिग्री कम रखना। जो वैश्विक तापमान आपको बताया जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना, ठीक है, और -2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना, ठीक है। तो वैश्विक तापमान को औद्योगिक युग की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करना, कम रखना। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की घोषणा की। यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की घोषणा की थी, ठीक है। सौर ऊर्जा सहयोग हेतु, सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय ISTA, है ना, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। इस सम्मेलन में एंटीसिपेट, एब्जॉर्ब, रीसेप AAR पहल की घोषणा की गई थी। याद रखेंगे इस सम्मेलन में किसकी घोषणा की गई थी, एंटीसिपेट, एब्जॉर्ब, रीसेप पहल की घोषणा की गई थी। ये चुनौतियों से निपटने का प्रयत्न किया गया था, ठीक है, चुनौतियों से निपटने का प्रयत्न किया गया, पुनर्निर्माण पर बल दिया गया। उसके बाद याद रखेंगे बॉन सम्मेलन 2017 में जर्मनी में हुआ था। कोयले उपयोग को कम करने के लिए टालानोवा वार्ता हुआ था, समावेशी, सहभागी और पारदर्शी वार्ता था ये। 2020 में जो कॉप सम्मेलन नहीं हुआ था कोरोना का कारण, याद रखेंगे 2020 में कॉप सम्मेलन नहीं हुआ है भाई। आप कुछ कॉप सम्मेलन को जानते हैं, तो कॉप 28 कहाँ हुआ था, 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 को, है ना। 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर 2023 को कहाँ हुआ था, UAE दुबई में। इसी को पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये अभी हुआ है, लास्ट है, यही है कॉप 28। कॉप 29 होने वाला है, तो इसका आयोजन होने वाला है अजरबैजान की राजधानी बाकू में, कैस्पियन सागर के तट पर 11 से 24 नवंबर 2024 को ये होगा कॉप 29। तो अजरबैजान याद रखेंगे। और लास्ट कहाँ हुआ है, तो UAE दुबई में हुआ है, ठीक है। सतत विकास या धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्याख्या परक, अगर वेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में, ठीक है, टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, है ना। याद रखेंगे सतत विकास जो है, तो इसका व्याख्या कहाँ हुआ है, तो किसने दिया है, तो वेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में इसकी व्याख्या की गई है। क्या इसका रिपोर्ट, इसका क्या नाम था, तो हमारा साझा भविष्य। संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030, ठीक है, क्या है, 2015 से लेकर 2030 तक इसको संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा है। 17 सतत विकास लक्ष्य जो अभी पिछला बताया गया था उसको निर्धारण करना, उसको लागू करना, उसका पालन करवाना इसका उद्देश्य है। 17 SDG रिपोर्ट अब जानते हैं, तो गरीबी की समाप्ति, भूख की समाप्ति, है ना, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वस्थ जीवन, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन। तो ऐसा करके जो 17 विकास लक्ष्य याद रखेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको आप याद भी नहीं रख सकते सतत विकास लक्ष्य को। तो आप याद रखना कि
जिससे पर्यावरण को, जिससे लोगों को फायदेमंद हो, ऐसा इसमें विकास लक्ष्य बनाया गया है। तो आप एक पॉजिटिव वे में इसका आंसर लेंगे। अगर पूछा जाए 4-5 लक्ष्य अगर आपको नाम दे भी दिया जाए तो जो पॉजिटिव आंसर रहेगा, जो पॉजिटिव तथ्य शो करेगा वही जो है इसका उद्देश्य रहेगा, याद रखें, ठीक है। तो इस प्रकार पर्यावरण ये हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं, ठीक है, कम से कम सुन बस लेते हैं, इसको सुन भी लेते हैं, आप याद रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अगर इसका आपको पीडीएफ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इसका इमेज के रूप में आपको दे सकता हूँ, क्योंकि पीडीएफ मेरे पास नहीं है इसका, है ना, क्योंकि पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम नहीं चलाता हूँ, तो पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल नहीं करा सकता मैं इसका। अगर मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, व्हाट्सएप में जो एक मैं ग्रुप बनाया हुआ, चैनल बनाया हुआ, उस चैनल में आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ जो ये 19 पेज है उसका आप जो है इमेज मैं उसमें डाल दूंगा, तो आप इमेज वहां से ले सकते हैं, लेना चाहे तो, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए।